नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आरोप प्रत्यारोप की बात होगी। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने आरसीपी सिंह पर जमीन घोटाले का बड़ा आरोप लगा दिया है। नीरज कुमार ने आरसीपी सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1,58,00,000 की जमीन अस्मा और इस्लामपुर में कहां से खरीदा, इसकी जानकारी वो दे। इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी नहीं है। नीरज कुमार ने कहा कि आरसीपी सिंह के जमीन खरीद फरोख्त का पूरा किताब है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, पटना से आरसीपी सिंह पर बड़ा आरोप लगा है। आरसीपी सिंह लालू से बड़े घोटालेबाज निकले, ये आरोप एमएलसी नीरज कुमार ने लगाया है। और नीरज कुमार ने आरसीपी सिंह को चैलेंज करते हुए कहा कि आरसीपी सिंह अस्थावा से चुनाव लड़कर दिखाएं। अगर उनके पंचायत में पोलिंग एजेंट मिल गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब से मोदी जी सरकार बनी है तब से 3 बड़े आतंकी हमले हुए और तीनों बड़े आतंकी हमले का करारा जवाब मिला। हमने गोली का जवाब गोलों से दिया है। ऑपरेशन सिंदूर तब बना जब हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी खुफिया एजेंसियों की सटीक जानकारी और सेना की मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन एक साथ हुआ। जब ये तीनों एक साथ आए तो ऑपरेशन सिंदूर बना। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी और सबसे पहला बड़ा हमला उरी में हमारे जवानों पर किया। उनको जिंदा जला देने की हिमाकत की और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर पहली बार आतंकी ठिकानों में घुसकर आतंकवादियों को जवाब देने का काम उरी के बाद तुरंत किया। हम मानते थे कि संदेश से शायद अब सब कुछ रुक जाएगा, मगर नहीं रुका। पुलवामा में हमला हुआ, सीआरपीएफ के जवानों को आतंकी हमले में उड़ा दिया गया। भारत की सेनाओं ने एयर स्ट्राइक कर इससे उरी से कठोर जवाब देने का प्रयास किया और फिर से एक बार हमने आतंकी अड्डों को उड़ाने का काम किया। और उसके बाद पहलगांव में इंतहा ही कर दी। निर्दोष यात्रिकों को धर्म पूछकर अपने परिवार के सामने, परिवार के महिला सदस्य और बच्चों के सामने चुन चुन कर निर्ममता पूर्वक मारने का पाप पाक प्रेरित आतंकवादियों ने किया। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा था, बिहार से कहा था कि इसका उचित जवाब दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दे, विदेश मंत्री पर बयान अशोभनीय। राहुल गांधी पर निशिकांत का निशाना। कांग्रेस पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ है। विदेश मंत्री पर बयान को अशोभनीय उन्होंने बताया और इसके साथ ही राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ है। निशिकांत दुबे का बयान आपको बता रहे हैं। क्या वो समझौता देशद्रोह था? उन्होंने जिक्र किया 1991 का। 1991 में भारत पाक समझौता हुआ। भारत पाक समझौते पर भी निशिकांत दुबे ने सवाल उठाए। ये हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल ये है कि 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीज़ों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी ये कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहाँ तो आपने हाथ काट के 1991 में
जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इम्प्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहाँ डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहाँ डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया। तो उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं। उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए। और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए और कांग्रेस के ऊपर FIR करना चाहिए। और देखिए, निशिकांत दुबे के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने निशिकांत दुबे पर पलटवार करते हुए कहा, 1991 में पाकिस्तान से समझौता शांति के समय हुआ था और ये समझौता सेना की मूवमेंट की गलतफहमी दूर करने के लिए हुआ था, लेकिन आज बीजेपी कांग्रेस पर मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। दुबे अपनी बेवकूफ़ी बार बार प्रदर्शित करते हैं। राजीव जी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर जी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। पहली बात, ये शायद अप्रैल 1991 का साइन किया हुआ अग्रीमेंट है। ये अग्रीमेंट पीस टाइम का है। पीस टाइम में गलतफहमी ना हो दो देशों की सेनाओं के बीच में, थल सेना, वायुसेना, जल सेना मूवमेंट से, उसके बारे में है। जब अभी हमने कार्रवाई की है, हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ था, हमने जवाबी आक्रामक कार्रवाई की है। तो सर्वप्रथम तो निशिकांत दुबे और बीजेपी ये मान रही है कि जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया। सर्वप्रथम जो राहुल गांधी जी कह रहे थे वही सच है। जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को और उसकी पुष्टि खुद बीजेपी कर रही है। जिस अग्रीमेंट का वो हवाला दे रही है वो पीस टाइम का अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने जब वॉर लाइक सिचुएशन थी तब इन्फॉर्म किया था। और वहीं दिल्ली में 2 दिन तक चलने वाले राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हुई है और समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में कई कार्यक्रम होंगे। समिट में कई केंद्रीय मंत्रियों और उद्योगपतियों के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी शामिल हो रहे हैं। मुकेश अंबानी ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए पीएम मोदी के साथ ही भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया। Let me begin by saluting our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the resounding success of Operation Sindoor. This success is a shining testament to his steely resolve and to the unmatched bravery of our armed forces. और देखिए, आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने गई सांसदों की टीम अलग अलग देशों में वहां के प्रतिनिधियों के सामने भारत का पक्ष रख रही है। और इसी कड़ी में जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक टीम जापान गई है, जो लगातार अलग अलग लोगों के सामने ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को लेकर भारत का पक्ष रख रही है। और इसी कड़ी में संजय झा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जापान में जन सुरक्षा पर बनी रिसर्च कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष यासुहिरो हानशी से मुलाकात की, जिसमें जापान के पूर्व मंत्री भी शामिल रहे, जिसकी 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, कल ही यूएई पहुंचा था एक ग्रुप, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और इसमें बांसुरी स्वराज को आप देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए, जो दूसरी तस्वीर है वो जापान की तस्वीर है और कल एक ग्रुप जो जापान निकला था संजय झा के नेतृत्व में, वो तस्वीरें देखिए। और देर रात तक एक ग्रुप मॉस्को भी पहुंचा, वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने मदरसा सहित देश भर के स्कूलों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने की मांग की है। जीवन कुमार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी सख्त जरूरत दिखाई देती है ताकि सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीयता की भावना जगाने में मदद मिले। मैंने कहा है भारत सरकार से, मैंने कहा है बिहार सरकार से अपने पत्र के माध्यम से कि आप राष्ट्रगान को बिहार सरकार और भारत सरकार जो है मैंडेटरी कीजिए। ये मैंडेटरी करने के बाद देश में एक बड़ा संदेश जाएगा, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो सेकेंडरी स्कूल हो, माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक वो स्कूल हो, कहीं भी हो, तो हर जगह इसको मैंडेटरी करने की आवश्यकता है। और आगे बढ़ते हुए पटना से आपको बड़ी खबर दे, दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष पर जोरदार हमला किया, नेहरू परिवार पर तीखा हमला करते हुए
उन्होंने आरोप लगाया कि ये सभी लोग नमक हराम हैं। जायसवाल का ये बयान आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का खाते हैं और दूसरों का गुण गाते हैं, ऐसे लोगों को देश बेनकाब करेगा, ऐसे लोगों को देश की जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। नेहरू परिवार को गुलामी का शासन में रहने की आदत लग गई थी, तो नेहरू का परिवार दूसरे देश के लोगों का ज्यादा समर्थक बन जाता है, पाकिस्तान का, चीन का। अभी देश बेनकाब करेगा ऐसे नेताओं को जो लोग पाकिस्तान और चीन का खाते हैं, हिंदुस्तान का, और पाकिस्तान और चीन का गुणगान करते हैं। ऐसे नेताओं को तो यहाँ की जनता पहचान करेगी और उसको जो है देश से बहिष्कृत करने का काम करेगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा कि मोदी जी खोखले। वही मतलब ये लोग सब नमक हराम हैं, देश का खाते हैं और दूसरे का गुण गाते हैं। और वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर जो भी देश के सामने कहा वो पूरा भी किया। भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकवादियों को दंडित किया और उनके ठिकानों को नष्ट करने का काम किया। दुनिया ने भारत की ताकत देखी है, भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। जम्मू कश्मीर से खबर, जहां जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ दूसरे दिन भी जारी है। किश्तवाड़ के सिंहपोरा इलाके में मुठभेड़ जारी है। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में कल एक जवान शहीद हो गए थे, जबकि 2 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जैश के 2 आतंकियों समेत 4 आतंकी इस इलाके में छिपे हुए हैं, जिन्हें हमारे सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। आतंकियों ने यहां कच्ची ढोक को अपना सहारा बना लिया है, जिसकी आड़ में वो छुपकर सुरक्षा बलों से बचने की कोशिश करते हुए देखे जा रहे हैं। कश्मीर टाइगर के बड़े आतंकी सैफुल्लाह के भी यहां पर घिरे होने की खबर है। और वहीं पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी का नाम हारून है, जिसे दिल्ली के सीलमपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि हारून पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसरों के इशारों पर जासूसी कर रहा था और पाकिस्तान को सूचनाएं भी भेज रहा था। साथ ही वो पाकिस्तानी वीजा दिलाने के रैकेट में शामिल था। इतना ही नहीं, वो मुजम्मिल हुसैन का करीबी भी बताया जा रहा है, जिसे भारत ने पहले से देश छोड़ने को कहा है। यूपी एटीएस को सूचना मिली थी कि दिल्ली के सीलमपुर में रहने वाला मोहम्मद हारून नाम का शख्स स्क्रैप का काम करता है। पाकिस्तानी उच्चायोग में नियुक्त कर्मचारी मुजम्मिल हुसैन के साथ मिलकर पाकिस्तान का वीजा दिलवाने के नाम पर अवैध वसूली का ये काम कर रहा था और इसी दौरान यूपी एटीएस ने एक्शन लिया। हारून से अब पूछताछ जारी है। और पटना से आपको एक और बड़ी खबर दे दे, कल दिल्ली जाएंगे सीएम नीतीश कुमार, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली पहुंचेंगे, कल का कार्यक्रम बताया जा रहा है। विजय सिन्हा आज रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे, ये जानकारी है। दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली पहुंचेंगे। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी दिल्ली जाएंगे और जानकारी यह है कि विजय सिन्हा आज रात दिल्ली पहुंचने वाले हैं। 25 मई को एनडीए कॉन्क्लेव में वो शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। एनडीए शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे और राज्यों के डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे बैठक में। दिल्ली के होटल अशोका में ये बैठक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह भी होंगे शामिल। एनडीए शासित 21 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर, नक्सल के खिलाफ अभियान, जातीय जनगणना और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव भी है, लिहाजा सबकी नजरें बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर होगी। और बेगूसराय से खबर, जहां बेगूसराय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शहीद पवन कुमार पंडित के गांव डफरपुर पंचायत के छतौना पहुंचे। तेजस्वी ने शहीद के परिजनों से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। तेजस्वी ने कहा कि उनकी तरफ से परिजनों को सहायता राशि दी गई है। तेजस्वी ने बिहार सरकार से जल्द शहीद परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की। पार्टी द्वारा जो है आर्थिक मदद भी दी गई है, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि सरकार, बिहार सरकार ने जो घोषणा की है 50 लाख देने की, कम से कम ऐसे वक्त जो है जल्द से जल्द जो है उनको आर्थिक मदद जो है बिहार सरकार जल्द से जल्द करे।
और अगली खबर दरभंगा से, जहां दरभंगा में नगर विकास मंत्री ने तेजस्वी और राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया। तेजस्वी के नौकरी और बेरोजगारी वाले बयान पर जीवेश मिश्रा भड़क उठे। जीवेश मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी यादव ने मंत्री रहते कितने लोगों को नौकरी दी। वहीं मंत्री तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद पर भी तंज कसते हुए देखे गए। जीवेश मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी का पूरा परिवार संविधान के खिलाफ काम करता है। के बाबूजी रोजगार दिए थे इस राज्य में, तेजस्वी यादव के बाबूजी रोजगार दिए थे इस राज्य में, तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए। और तेजस्वी यादव जी जो भ्रम फैला रहे हैं इस राज्य के अंदर, 5 विभाग के मंत्री थे, कितनी वैकेंसी दिए 5 विभाग में? 17 महीने इधर भी रहे और पीछे भी 20 महीने रहे 15 में। राहुल गांधी उस संविधान का कभी कभी हवाला देते हैं जिसको उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। दुख तो इस बात का है कि उस संविधान को पढ़े होते तो पॉकेट से संविधान नहीं निकालते। राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब ने जिस संविधान को लिखा था उसके पहले पन्ने पर राम दरबार का फोटो है। उनको उस भारतीय संस्कृति के आधार प्रभु श्री राम है। और वहीं बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। तेजस्वी यादव बिहार में अपराधियों के बेलगाम होने का आरोप लगाते हैं, जिस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जोरदार पलटवार किया। जायसवाल ने कहा कि इन्हीं लोगों ने बिहार की विधि व्यवस्था को खराब किया था और बिहारी शब्द को गाली बना दिया था। जायसवाल ने कहा कि आज बिहार में जितने भी अपराध हो रहे हैं सभी लालू प्रसाद और उनके संस्कार की देन है। लॉ एंड ऑर्डर को पैदा करने वाला इन्हीं लोगों का खानदान है। जो तेजस्वी यादव और उनके पूज्य पिताजी लालू यादव जी थे, उन लोगों ने बिहारी कहना बदनाम होने की बात थी। अगर हम बिहारी कहते थे कहीं दूसरे प्रदेश में जाकर के तो लोग गलत निगाह से देखते थे। तो ये लालू यादव का परिवार ने बिहारी का अपमान किया है आज तक, और पूरे बिहार के अंदर जितने भी आज क्राइम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, ये उन्हीं का देन है। उन्होंने इस संस्कार को बिहार में पैदा किया है। और अब बात पीके के बयान की करेंगे। पीके ने सारण में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर बड़ा हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि कौन है मंगल पांडे वो नहीं जानते। लोगों को याद रखना चाहिए कि जब कोरोना काल में लोग पैदल चलकर बिहार लौट रहे थे तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे। मंगल पांडे जी कौन है? स्वास्थ्य मंत्री मंगल जानते हैं कौन? मंगल पांडे जी को नहीं जानते हैं? स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर नहीं जानते। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर नहीं जानते हैं। ये जानते हैं कि ये आदमी स्वास्थ्य मंत्री था जब यहाँ पर कोविड के टाइम में यही व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री थे। और पूरा बिहार में लाखों लोग, बिहार के लोग पैदल चल के आए थे, तब यही एक आदमी ने घेर कर सवाल पूछा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बड़ी खबर। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी। स्कूल आवंटन को लेकर गाइडलाइन जारी, 15 जून को हो जाएगा स्कूलों का आवंटन। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। शिक्षा विभाग के एसीएसएस सिद्धार्थ ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 जून तक स्कूलों का आवंटन होगा। आवंटन की कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी। लगभग 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। सभी डीओ के लॉगिन में शिक्षकों की सूची भेज दी गई है। डीओ के लॉगिन में शिक्षक का नाम और आईडी नहीं दिखेगा। शिक्षक की कोटि, विषय, वर्ग और पंचायत ही दिखेगा। सभी शिक्षक 23 जून से लेकर 30 जून तक नए स्कूलों में योगदान भी दे देंगे। और लगातार प्रमुखता से न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया है और देखिए इसका असर हो रहा है। 15 जून तक स्कूलों का आवंटन होगा। आपको बता दें कि शिक्षकों को योगदान करना अनिवार्य होगा 30 जून तक। 23 जून से लेकर 30 जून तक स्कूलों में शिक्षक अपना योगदान देंगे। दूसरे चरण में ट्रांसफर होगा। न्यूज 18 ने सबसे पहले ट्रांसफर की जानकारी दी थी और अब असर ये हुआ कि स्कूल आवंटन को लेकर गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। न्यूज 18 की खबर पर मुहर। और मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। बेखौफ बदमाशों का तांडव दिखाई दिया। दिन दहाड़े एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर तुर्की थाना क्षेत्र के मधौल की घटना आपको बता रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। पहले स्कूटी घेरा, फिर चलाई गोली। पैर में गोली मारकर गले से सोने की चेन भी लूट ली गई। घायल व्यक्ति का निजी अस्पताल में इलाज हो रहा है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची जो कि मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।